नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये केवीएस का पेपर है और पीआरटी का है। ठीक है, अब इसको अपन पढ़ क्यों रहे हैं भाई, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी जिसको इस वजह से इसको अपन पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो ईएमआरएस प्री है ना, उसमें 50 प्लस 10 60 है ना, यानी कि 60 क्वेश्चन आएंगे। आने को तो कुल 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 10 इंग्लिश के 10 हिंदी के, वो अलग है, वो क्वालिफाई है। लेकिन ये जो है ना 50 क्वेश्चन पेडागोजी मनोविज्ञान के हैं और 10 है जो एनईपी 2020 के हैं। तो ये 60 क्वेश्चन इनका काफ़ी वेटेज है। ठीक है, और 1/3 नेगेटिव है। इस वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि ईएमआरएस है, ईएमआरएस के पूरे पेपर देख चुके हैं 2023 के जितने भी लगे थे। ठीक है, और जो केबीएस के हैं है ना, ये लगभग में पूरे हो चुके हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाले नहीं देखे हैं, जैसे कि हिंदी का है, हिंदी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि साहित्य है ना, साहित्य वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं। जैसे कि ज्योग्राफी का है, तो जो वो अपने सब्जेक्ट के है नहीं है ना, जैसे कि हिंदी है, जो सब्जेक्ट हैं वो नहीं देखे हैं। जो जनरल है, जनरल पेपर है, जनरल पेपर में जो आते हैं, चाहे वो जनरल साइंस हो, जनरल कंप्यूटर हो, जनरल हिंदी हो, है ना, हिंदी व्याकरण हो, वो सब देख चुके हैं, चाहे एमआरएस हो, केबीएस हो। और ये केबीएस है ना, ये 21 से 28 तक एग्ज़ाम लगी थी, 21 से 28। अब ये 28 की सेकंड लास्ट पारी है, यानी कि ये लास्ट पेपर है। ठीक है, इसके भी पूरे देख चुके हैं पीआरटी के, है ना। पीआरटी क्या है कि इनके अलग अलग क्वेश्चन है, इस वजह से। और जो टीजीटी के भी लगभग में सबके देख चुके हैं। ठीक है, आर्ट वाले में ये जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन थे नहीं, इस वजह से वो नहीं देखा। और रही बात किसकी, पीजीटी की, है ना, पीजीटी की आंसर की देखेंगे, इसके बाद में पीजीटी के क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, पीजीटी के 1-2 सब्जेक्ट के, दो ये जो मनोविज्ञान वगैरह के हैं ना, जैसे कि 10 कंप्यूटर के, 10 एनईपी के, 10 व्याकरण के, है ना, और ये 30 या 40 क्वेश्चन ये मनोविज्ञान पेडागोजी के, ये क्वेश्चन तो देख चुके हैं। सब्जेक्ट के नहीं है, सब्जेक्ट वो मेन में आएंगे, मेन तभी पहुँचेंगे जब प्री क्लियर होगी। ठीक है, तो इस वजह से जो एएमआरएस प्री है ना, 1/3 है, तो उस वजह के लिए काफ़ी वो है। अब होने को तो ये सब में भी आते हैं, चाहे वो सीटेट हो या फिर रीट प्री हो या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, है ना। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वृद्धि विकास है, जीन प्याज जैसे, है ना, और जैसे कि वाटसन है या फिर स्किनर है, थार्नडाइक है। ठीक है, और बुद्धि से संबंधित है, यानी कि जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो सभी में आते हैं। सबके लिए काम का है, टीचिंग से संबंधित, ओनली टीचिंग से संबंधित। ठीक है, ये जो मनोविज्ञान के हैं, जो मनोविज्ञान पेडागोजी के, और जैसे कि 10 कंप्यूटर के हैं, 10 जो हिंदी व्याकरण के हैं, वो तो सभी के ही काम के हैं, चाहे वो किसी भी स्तर किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। चलिए भाई शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। वृद्धि तरीका क्या रहेगा, पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, फिर बाद में आंसर देखेंगे, आंसर की में ऑफिशियल। वृद्धि ग्रोथ को बोलते हैं। ठीक है, वृद्धि ग्रोथ को बोलते हैं, डेवलपमेंट विकास को बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। वृद्धि विकास की अपेक्षा अधिक व्यापक पद है। वृद्धि मतलब ग्रोथ, विकास वृद्धि की तुलना में अधिक व्यापक पद है। विकास वृद्धि की तुलना में अधिक व्यापक पद है। ठीक है, आराम से सम्मत हुए करें, इन क्वेश्चनों को हल्के में लेने की कतई भूल ना करें, क्योंकि ये जो ऑप्शन देते हैं ना, ये तगड़े वाड़े देते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, है ना, पूरा पढ़ लेते हैं 2-2 3-3 बार, तब भी ये पता नहीं चल पाता कि ये इसमें पूछ क्या रहा है, बताना क्या है। आई बात समझ में, तो बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। और अब इस बार 1/3 नेगेटिव कर दिए, है ना, तो प्रीवी पास करना बहुत तगड़ा काम है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। 15 कंप्यूटर के और आएंगे। ठीक है, और 15 रीजनिंग के आएंगे, 10 जीके के आएंगे, 40 ये और 60 ये, 10-20 है ना, वो 10 और 10-10 हिंदी और इंग्लिश के बहुत क्वालिफाई है। वो पता नहीं है मेरे को, वो क्लियर है ना, 10-10 उसका, तो ये तो पता है इनका, तो 100 का। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो देखते हैं इसमें पहले करते हैं। यही होना चाहिए ना भाई, व्यापक पद है, लेकिन ये पूछ रहा है गलत की। वृद्धि विकास की अपेक्षा अधिक नहीं, वृद्धि ग्रोथ का इतना विकास से ज़्यादा बड़ी नहीं है वृद्धि, तो यही करते हैं। वृद्धि का तात्पर्य मात्रात्मक सही है, मात्रात्मक के भाई वो जैसे कि उसकी एज कितनी हो चुकी है ना, वो वृद्धि। विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तनों से भी है, तो गलत यही होना चाहिए, क्योंकि विकास से बड़ी नहीं है। अब ये जो कोई किया ना, उसका आंसर है ये। ठीक है, यानी कि उसने उस समय जो परीक्षा दी थी उसकी ये वो है, पेपर है उसका ये, है ना, ऑनलाइन मोड का। ठीक है, रिस्पॉन्स शीट है ये। देखते हैं आंसर, ये जो है 41 में 1 है। ठीक है, 41 में 1 है। आगे चलते हैं। और जो बुद्धिलब्धिक सूत्र क्या है, MA/CA है, MA/CA × 100। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जन्म के समय शिशु का शरीर उसकी लंबाई का होता है।
1 मिनट। ठीक है, तो फिर इसमें क्या था, ये एक था, इसमें आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जन्म के समय शिशु का सिर उसकी कुल लंबाई का होता है, कुल लंबाई का होता है 1/3 होता है। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है। अब आपको ना मैं कुछ तथ्य व फैक्ट बता रहा हूँ, उनको आप एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, और वो जो है वो बुक में से ही बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैं खुद की ओर से और बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से और जो कोई भी नहीं बता सकता इस प्रकार बिना पढ़े हुए सब चीज़ों को, तो सुनते जाना, आप स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब है विलियम बुंट है 1879। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण विलियम साइमन है, ध्यान देना है 1905। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण C.H. राइट है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है। आधुनिक मनोविज्ञान प्रथम मनोवैज्ञानिक डेकार्ट है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फोवाल है, किंडरगार्टन फोवाल। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेल्टन पार्कर है ना, मिस हेल्टन पार्कर है। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मोंटेसरी हो जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। संज्ञानात्मक, जैसे संज्ञानात्मक है ना, संज्ञानात्मक न है, न यानी कि पियाजे है, पियाजे। ठीक है, संज्ञानात्मक पियाजे है। इसके बाद में गेस्टाल्टवाद कौन है? बर्दाइमर कोहलर कोपा है, बर्दाइमर कोहलर है ना, कोहलर कोपा। कोहलर किसने किया था? चिंपांजी पे प्रयोग किया था। ठीक है, इसके बाद में संरचनावाद के कौन है? संरचनावाद के है विलियम बुंट है संरचनावाद के। व्यवहारवाद के देश वैसे व्यवहारवाद, वैसे वाटसन है। ठीक, मनोविश्लेषणवाद के कौन? सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषणात्मक। तो ये फ्रायड है, फ्रायड यानी कि भाई आग लगा दी है ना, फ्रायड ने आग लगा दी। तो मनोविश्लेषणात्मकवाद के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड है। इसके बाद में सामाजिक अधिगम की सिद्धांत है ना, तो वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, जैसे कि वो सामाजिक है ना, तो सामाजिक का तो वो दिया था वाइगोस्की ने, वाइगोस्की है। लेकिन ये आ रहा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1986, अल्बर्ट बांडुरा है ना, अल्बर्ट बांडुरा है। वो सामाजिक का वो अलग ज़्यादातर पूछता है, वो जो है वाइगोस्की का ज़्यादा पूछता है, सामाजिकता से संबंधित है। सामाजिक का सिद्धांत किया था वाइगोस्की, जैसे कि सामाजिक से है ना, वाइगोस्की का से। ठीक है, ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1986 अल्बर्ट बांडुरा है, ये अलग है। संबंधवाद थांडा के इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, ये संबंधवादों से है ना, लेकिन ये जो प्रयास व त्रुटि है थांडे का, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। सब चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, काम की चीज़ जरूर देखनी है। जैसे कि अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत किसका है? पावलो का। क्रिया प्रसूत किसका है? स्किनर का। पुनर्बलन का किसका? जैसे पुनर्वेलन है ना, पुनर्वेलन तो है ले, सिमिलरिटी, पुनर्वेलन है ले। फिर और किसका है? सूच का सिद्धांत है वो कोहलर है। डेट वो कभी नहीं पूछेगा आपसे। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी है? टैट है, कैट है, TVT है और SCT है। यानी कि टैट को बोलते हैं क्या? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है ना, ये फुल फॉर्म भी पूछ चुका है वो। TAT की फुल फॉर्म क्या है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। थैमेटिक एस्पिरेंट टेस्ट है ना, कुछ ऐसे है। मुर्रे व मॉर्गन की है। और जो बाल अंतर्बोध परीक्षण है कैट यानी बिल्ली, वो ल्यूपोल्ड व बेलाक की है, ल्यूपोल्ड व बेलाक है ना। बेलाक यानी कि जो बिल्ली है उससे याद कर सकते हैं। कौन सी? कैट बिल्ली है ना, कैट बिल्ली याद कर सकते हैं। नाम क्या है? बाल है ना, बाल CAT, बाल अंतर्बोध विधि CAT। ठीक है, ल्यूपोल्ड बेलाक की है। शाही धब्बा हरमन रोसा का है, शाही धब्बा हरमन रोसा का है। बैग पूर्ति SCT पाइमन व हल्टन की है। ठीक है, फिर इसके बाद में जो प्रक्षेपी विधि है वो कौन कौन सी है? ये जो बताइए ये कौन सी है? प्रक्षेपी जो जैसे कि ये हो रहा है ना, ये प्रक्षेपी विधि है। ठीक है, और जैसे भाई सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पड़ रहा है, या फिर जैसे कि बैटरी का जो टॉर्च है और ये दीवार है उस पर ये जो पड़ रहा है ना, इसका मतलब ये है ये प्रक्षेपी है। इसके विपरीत वो अप्रक्षेपी है। ठीक है, और जो अप्रक्षेपी विधि है वो कौन कौन सी है? अनुसूची विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी, ठीक, निरीक्षण विधि, समाज मत विधि, शारीरिक विधि और स्वप्न विश्लेषण, मानदंडात्मक मूल्यांकन विधि, स्वतंत्र सहचारी परीक्षण। ठीक है, इसके बाद में बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत किसका है? ठीक है, इसको निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा गया है। बिने टर्मन स्टन है, बिने जैसे कि नाम आ जाए ना, बिने का नाम आता ही समझ जाना कि भाई वैसे बिने वैसे बुद्धि है, वैसे बुद्धि है। बिने टर्मन और स्टन। दो खंड का सिद्धांत आता है, तो ये ऐसे है भाई, जैसे कि अगर वो पूछ लें दो खंड का सिद्धांत किसका है, तो भाई स्पीयर और मैन, यानी कि दो नाम है भाई, इसमें नाम तो एक ही है लेकिन अपन ने अलग कर दिया ना। तो अगर दो खंड का सिद्धांत की बात करें तो वो स्पीयर मैन है, यानी कि दो है। ठीक है, बिने साइमन
बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत है बिनेटर्मिनेस्टन। 2 खंड का सिद्धांत है स्पेयरमैन। 3 खंड का सिद्धांत है स्पेयरमैन, है ना, तो 2 हो 3 हो स्पेयरमैन में कर देना। बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत है, तो जैसे कि बहु है ना, बहुखंड का सिद्धांत है, जैसे कि भाई थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक को भूल के अपन कर दिया थोक। भाई थोक में जो चीज़ होती है वो बहुती होती है, बहुती तो होती है, ठीक है, 12 के हिसाब से, है ना, दर्जन के हिसाब से ज़्यादा होती है। थॉर्नडाइक यानी थोक। तो बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया था? 3 खंड का सिद्धांत स्पेयरमैन। बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक से थोक से याद कर सकते हैं, तो थॉर्नडाइक ने भाई बहुकारक का सिद्धांत दिया है, ठीक है। समूहकारक थर्स्टन व केली है। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है। प्रकार्यवाद संप्रवाद के विलियम जेम्स है। आत्म संप्रदाय विलियम जेम्स है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है। प्रयास व त्रुटि थॉर्नडाइक। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक। संयोजनवाद थॉर्नडाइक। उद्दीपन और क्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक। एहसार थ्योरी थॉर्नडाइक। फिर अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक। संबंधवाद के जनक थॉर्नडाइक, ठीक है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। विनय साइमन बुद्धि के परीक्षण विनय व साइमन विश्लेषण तत्वों का सिद्धांत स्पेयरमैन। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत 3D, है ना, 3D। तो भाई ये गिलफोर्ड है, यानी कि मछली के गलफड़े, है ना। तो त्रिआयामी सिद्धांत की बात करें वो, तो भाई गिलफोर्ड है ना, मछली के गलफड़े त्रिआयामी, ठीक है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड। समूह खंड का सिद्धांत थर्स्टन। युग्म तुलनात्मक निर्णय थर्स्टन। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रपादक थर्स्टन, ठीक। तो और ये ज़्यादा नहीं है ना, फिर इनमें ना फंस के रह जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो फैक्ट बता रहा है आपको, ये जो स्टेट लेवल के एग्जाम है उनमें ज़्यादातर आने की संभावना रहती है इस प्रकार के जो क्वेश्चन है। चलिए अपने जो क्वेश्चन है उन पे चलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं। बालक सरल बुनियादी भाषा कौशल अर्जित कर रहा है। बालक अह का भाव त्याग कर हम की भावना विकसित कर रहा है। बालक संवेगों की प्रकट अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है। उपयुक्त के आधार पर बताएं कि बालक विकास के किस चरण में है। तो फिर बताइए क्या करब इसमें। 43 में 2 है। 2 का मतलब है आरंभिक बाल्यकाल है, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं, यानी कि आरंभिक बाल्यकाल की विशेषता है। बालक सरल बुनियादी भाषा कौशल अर्जित कर रहा है। और जैसे कि निगमनात्मक की बात है ना, तो निगमनात्मक विधि वो नियम से उदाहरण किया है और है, यानी कि नी से नियम, नी से निगमनात्मक, ये गणित में चलती है, ठीक है। और जो उदाहरण है, उदाहरण को विशिष्ट बोलते हैं, तो वो है आगमनात्मक, है ना, आ से आगमनात्मक, आ से उदाहरण, ठीक है। तो ये कौन सा है? प्रारंभिक बाल्यकाल। 43 में 2 है। 43 में 2 है। बालक सरल बुनियादी भाषा कौशल अर्जित कर रहा है। बालक अह का भाव त्याग कर हम की भावना विकसित कर रहा है। बालक संवेगों की प्रकट अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है। आगे चलते हैं, बताइए भाई इसमें, करिए, चलो करिए आप क्वेश्चन। किशोर सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार की इच्छा रखते हैं और वे इसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की चाह रखते हैं और उत्सुकतापूर्वक इसकी प्रतीक्षा करते हैं। केवल विपरीत लिंगी समय वर्ग के व्यक्तियों के साथ नए संबंध बनाना चाहते हैं, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता का आश्वासन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, ये भी सही है, सही नहीं है। उत्तरदायी व्यवहार की इच्छा रखते हैं और वे इसे प्राप्त करते हैं। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की चाह रखते हैं और उत्सुकतापूर्वक इसकी प्रतीक्षा करते हैं। केवल विपरीत लिंगी समवय वर्ग, है ना, समवय वर्ग की कह रहा है ये। केवल विपरीत लिंगी समवय वर्ग के व्यक्तियों के साथ, समवय वर्ग के इंग्लिश देखते हैं ये 3 की। सी इज न्यू ए रिलेशन विच एज मेट्स ऑफ अपोजिट सेक्स ओनली, साथ नए संबंध बनाना चाहते हैं। तो इसमें गलत कौन सा लग रहा है? सभी सही लग रहे हैं। रखते हैं वे इसे प्राप्त करते हैं। सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार की इच्छा रखते हैं। विवाह और पारिवारिक जीवन की चाह रखते हैं उत्सुकतापूर्वक। केवल विपरीत लिंगी आर्थिक स्वतंत्रता का आसमान प्राप्त करने का है ना, ये सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। शायद ये है ना, ये देखते हैं भाई, है ना, इसमें 2 है क्या? 44 में 3 है भाई, गलत है, बिल्कुल गलत है। 44 में 3 है,
ये इसमें दिमाग लगा रहा है। केवल विपरीत लिंगी समवय वर्ग के व्यक्तियों के साथ नए संबंध बनाना चाहता है, जब ऐसे नहीं है कि वह जैसे कि विपरीत लिंगी है तो जैसे कि लड़कियों के ही साथ संबंध बनाने की कोशिश करें, ठीक है, उसके काफ़ी भी मित्र होते हैं, ठीक है, वह जो क्लास साथी होते हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं है। माता पिताओं से भी अच्छे संबंध होते हैं, ठीक है, अड़ोस पड़ोसी उनसे भी अच्छे संबंध होते हैं, ठीक है, यही नहीं है कि भाई लड़की लड़कियों से ही संबंध हो, तो इस वजह से गलत है, ठीक है। विपरीत लिंगी समवय वर्ग के व्यक्तियों के साथ, यानी कि सभी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, ठीक, व्यवहार संबंधी, तो 3 गलत है इसमें, सही है ये। निम्नलिखित में क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। आगमनात्मक चिंतन, परिकलात्मक निगुणात्मक चिंतन, अंततर्क वाक्यात्मक तर्क, अंतक्रियात्मक चिंतन। बताइए भाई क्या करें इसमें? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। अब जैसे कि स्कूल है, अब स्कूल है तो स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं ना वो औपचारिक है, और जो परिवार में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं ना वो अनौपचारिक है, तो फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। आगमनात्मक चिंतन, परिकलात्मक निगुणात्मक चिंतन, अंततर्क वाक्यात्मक तर्क, अंतक्रियात्मक चिंतन। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। परिकलात्मक निगुणात्मक चिंतन, आगमनात्मक चिंतन, अंततर्क वाक्यात्मक तर्क, अंतक्रियात्मक चिंतन। कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। इसने क्या किया? एक क्या है भाई, आगमनात्मक चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में संबंधित नहीं है। अंततर्क वाक्य तर्क देखते हैं, है ना, 3 है क्या भाई इसमें? 45 में 4 है, यह है संबंधित नहीं है। आगमनात्मक चिंतन है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन है, अंततर्क वाक्यात्मक तर्क है। 4 गलत है भाई, 45 में 4 गलत है। फिर 46, किस वे वर्ग में बालकों में अन्य बालकों की आवश्यकताओं और अभिलाषाओं की पहचान का भाव विकसित होता है? 9 से बालकों की आवश्यकताओं और अभिलाषाओं की पहचान का भाव विकसित होता है किस वे वर्ग में? 12 से 14। 46 में 1 है, 5 से 8 वर्ष। किस वे वर्ग में बालकों में अन्य बालकों की आवश्यकताओं और अभिलाषाओं की पहचान का भाव विकसित होता है? 5 से 8 वर्ष है 46 में, 5 से 8 वर्ष। चारित्र विकास के किस चरण में अभ्यांतरिक आत्मालोचना का भाव विकसित होता है? अभ्यांतरिक आत्मालोचना। अनैतिक चरण, आत्म आलोचना का भाव, अभ्यांतरिक आत्मालोचना का भाव। आत्म केंद्रित अवस्था में, अनुकूल परंपरागत अवस्था में, अविवेक की अंतरता। अभ्यांतरिक आत्मालोचना करते हैं क्या? 4 47 सही है तो ना, वैसे इससे पता भी चल रहा था। किस चरण में अभ्यांतरिक आत्मालोचना का भाव विकसित होता है? अविवेक की अंतरात्मा की अवस्था में। फिर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। संवेगों को ग्रहण किया जाता है और उनका अध्यापन नहीं होता है, अतएव अध्यापकों को क्या करें इसमें? संवेगों को ग्रहण किया जाता है, उनका अध्यापन नहीं होता है, अतएव अध्यापकों को संवेगों को ग्रहण किया जाता है, उनका अध्यापन नहीं होता। परिष्कृत संवेगात्मक व्यक्ति और व्यवहार के लिए उन्हें बालकों के समक्ष स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। बालकों में सम्यक संवेगात्मक व्यवहार प्रौद्योभूत करने के लिए, बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए माता पिता को शामिल करना चाहिए, है ना। कठोर अनुशासन ये बिल्कुल नहीं है ना। तो 1 मिनट, इंग्लिश तो नहीं पार पड़ेगी। सिक पेरेंट इन्वोल्यूशन इट ट्रेनिंग चिल्ड्रन फॉर राइट काइंड्स और इमोशनल व्यवहार, है ना। यहाँ तो 2 है और यहाँ पर 3 है। रुक 1 मिनट। उनका अध्यापन नहीं होता है, संवेग ग्रहण किया जाता है, उनका अध्यापकों को बालकों में सम्यक संवेगात्मक व्यवहार प्रौद्योभूत करने के लिए, बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए माता पिता को शामिल करना चाहिए। पर इसके संवेगात्मक व्यवहार के लिए उन्हें बालकों के समक्ष स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना, है ना। 3 करते हैं। 48 में 2 है भाई, 48 में 2 है। परिष्कृत संवेगात्मक व्यक्ति और व्यवहार के लिए उन्हें बालकों के समक्ष स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। बालक के सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण एजेंसी है?
समकक्षीय समूह, सहोदर भाई बहन, परिवार, स्कूल में प्रवेश से पूर्व का अधिगम, प्री स्कूलिंग। बालक के सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण एजेंसी है? सामाजिकरण, स्कूल में प्रवेश और अधिक, प्री स्कूलिंग करते हैं, प्री स्कूलिंग। समकक्षीय समूह 49 सामाजिकरण के लिए में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? परिवार, सही है, परिवार सही है, फंसा दिया इसने 49 में, 3 है परिवार। व्यवस्थित परिवर्तन निम्नलिखित किसके भीतर उद्भूत होते हैं? परिपक्वता, वृद्धि, विकास, उद्विकास। मैच्योरिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन। व्यवस्थित परिवर्तन किसके भीतर? तो फिर डेवलपमेंट करते हैं इसमें, व्यवस्थित परिवर्तन। ऑर्डरली चेंज, ऑर्डरली चेंज, अनफ्लो फ्रॉम विदिन इन, ऑर्डरली चेंज, ऑर्डरली चेंज। परिपक्वता, परिपक्वता 50 में 3 है, विकास, ठीक है, विकास। व्यवस्थित परिवर्तन निम्न किसके भीतर उद्भूत होता है? विकास है। फिर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो फिर सृजनात्मक क्षमता परीक्षण में नवीनता और मौलिकता को अधिक महत्व दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बुद्धि परीक्षण में व्यक्तित्व और लचीलेपन पर जोर दिया जाता है। सृजनशीलता परीक्षण परिशुद्धता का मापन। बुद्धि परीक्षण सृजनात्मकता योग्यताओं का भी परीक्षण किया जाता है। निम्न में कौन सा कथन सही है? सृजनात्मक क्षमता परीक्षण में नवीनता और मौलिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। 51 ये तो सही है, सही है। तो निम्न में कौन सा कथन सही है? सृजनात्मकता क्षमता परीक्षण नवीनता और मौलिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। व्यष्टिपरक व्यवहार व्यक्ति के किस चीज़ का परिणाम होता है? व्यष्टिपरक व्यवहार व्यक्ति किस चीज़ का परिणाम होता है? तो फिर अर्जित लक्षण, जीव वैज्ञानिक अभिधाय, सामाजिक और भौतिक वातावरण, संकट प्रबंधन का प्रयास। व्यष्टिपरक व्यवहार व्यक्ति के किस चीज़ का परिणाम होता है? व्यष्टिपरक, व्यष्टिपरक को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल व्यवहार, हैप्पीनेस टू बी आउटकम ऑफ द इंडिविजुअल। अर्जित लक्षण, जीव वैज्ञानिक अभिधा, सामाजिक और भौतिक वातावरण, संकट प्रबंधन का प्रयास। व्यष्टिपरक व्यवहार सामाजिक और भौतिक वातावरण, सामाजिक और भौतिक, भौतिक। यहाँ पर अर्जित लक्षण ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। सामाजिक और भौतिक पर ये वातावरण देखते हैं 3। पामन में 3 सही है, सामाजिक और भौतिक वातावरण, ठीक। व्यष्टिपरक व्यवहार व्यक्ति किस चीज़ का परिणाम होता है? सामाजिक और भौतिक वातावरण। फिर यह सर्वाधिक वांछनीय होगा यदि विद्यालय में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सर्वाधिक वांछनीय, शैक्षणिक उत्कृष्टता की तैयारी, अच्छा नागरिक बनने के गुणों का विकास, दैनिक जीवन की बाधाओं का सामना करने के लिए विशेषताओं का विकास, आधुनिक रीति रिवाजों को अंगीकार करने का विकास। ये हटा देते हैं। अब ये भी सही लग रहा है, अच्छा नागरिक बनने के गुणों का विकास सर्वाधिक वांछनीय, ये बेस्ट रहेगा। ये दैनिक जीवन की बाधाओं का सामना करने के लिए विशेषताओं का विकास, या फिर अच्छा नागरिक बनने के गुणों का विकास। क्या करें अब इसमें? 3 कर दें? चल 3 ही करते हैं। 53 में फंसा दिया भाई इसने। 53 में 2 है, इस बंदे का भी गलत है। अच्छा नागरिक बनने के गुणों का विकास इसके अंदर ही आ जाएंगे फिर ये, ठीक है। विद्यालयों को सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है यदि वे विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करते हैं, विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करते हैं, ज्ञान का पारेषण करते हैं, अधिकार कर्तव्य के बारे में शिक्षित करते हैं, परंपराओं और मूल्यों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। विद्यालयों को सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है यदि वे, ये सही है, विभिन्न कार्यकलाप का आयोजन करते हैं, ज्ञान का पारेषण, पारेषण का मतलब क्या है? ट्रांसमिट नॉलेज,
अधिकार और कर्तव्य के बारे में शिक्षित करते हैं, परंपरा और मूल्यों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। तो फिर परंपरा और मूल्यों के बारे में विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन करते हैं, ज्ञान का पारेषण करते हैं, अधिकार कर्तव्य के बारे में शिक्षित करते हैं, परंपरा और मूल्य। अब है ना, ये सब के सब सही है, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है ना वो बताना है आपको। विद्यालय में सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है यदि वे परंपरा और मूल्यों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। 4 करते हैं भाई 54 में, 3 ही है, अधिकार और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करते हैं, गलत गया। मीना नामक विद्यार्थी परिकल्पनात्मक चिंतन कर सकती है और निगमनात्मक चिंतन करती है तथा अमूर्त समस्याओं को हल करने में समर्थ है, वह एवं व्यक्तिगत अस्मिता के बारे में चिंतित रहती है। उपयुक्त के आधार पर बताएं कि वह बालिका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है। संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे का है, तो संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। अमूर्त की बात आ रही है तो फिर मूर्त तो नहीं आएगा और संवेदी भी नहीं आएगा, औपचारिक संक्रियात्मक करते हैं। 4 55 4 है औपचारिक संक्रियात्मक। बाल केंद्रित विभागों में पाठचर्या निर्माण के लिए निम्नलिखित में क्या एक मुख्य बात नहीं है। बाल केंद्रित विभागों में पाठचर्या निर्माण के लिए निम्नलिखित में क्या एक मुख्य बात नहीं है। बाल केंद्रित विभागों में पाठचर्या निर्माण के लिए निम्नलिखित में क्या एक मुख्य बात नहीं है। विषय वस्तु का चयन और प्राथमिकताएं निर्धारित करना, विद्यार्थियों की योग्यता और पृष्ठभूमि का अध्ययन, विषय वस्तु को सिखाने के लिए विधियों और कार्य नीतियों का निर्धारण, निगरानी, आकलन, मूल्यांकन, कार्य विधि को निर्धारण। बाल केंद्रित विभागों में पाठचर्या निर्माण के लिए क्या एक मुख्य बात नहीं है। विषय वस्तु का चयन, प्राथमिकताएं निर्धारित करना, योग्यताओं और पृष्ठभूमि। योग्यता तो ठीक है, लेकिन पृष्ठभूमि का कभी अध्ययन नहीं किया जाएगा, है ना। ये पृष्ठभूमि का कभी अध्ययन नहीं किया जाएगा बालकों की। 2 ही करते हैं इसमें। 56 में 2 है, ठीक है, और बाकी सब सही है। विषय वस्तु का चयन, प्राथमिकताएं निर्धारित करना, विषय वस्तु को सिखाने के लिए विधियों और कार्य नीतियों का निर्धारण, निगरानी, आकलन, मूल्यांकन, कार्य विधियों का निर्धारण। नैदानिक आकलन किसका एक भाग है। नैदानिक आकलन किसका एक भाग है। तो फिर अधिगम के लिए आकलन, नैदानिक को बोलते हैं डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो फिर जैसे कि पहले जांच की जाएगी तभी तो उपचार किया जाएगा, तो जांच को ही डायग्नोस्टिक बोलते हैं। तो अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, योगात्मक आकलन, ये तो नहीं आएगा। नैदानिक आकलन किसका एक भाग है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। बैठ दिया भाई। 2 करते हैं दिखाना। 57 में ये गलत जा रहा है बार बार में। 57 में 1 है, अधिगम के लिए आकलन है। नैदानिक आकलन किसका एक भाग है। जब ये डायग्नोस्टिक की बात कर रहा है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज ए पार्ट ऑफ, तो नैदानिक आकलन किसका एक भाग है। नैदानिक, है ना। डायग्नोस्टिक आकलन किसका एक भाग है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम यानी कि लर्निंग, लर्निंग के लिए आकलन, लर्निंग के लिए आकलन, है ना, यानी कि सीखने के लिए आकलन। फिर सीखने का आकलन, है ना। अधिगम को भूल जा, सीखना याद कर ले। सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन या फिर सीखने के रूप में आकलन। अधिगम का आकलन, अधिगम का और अधिगम के, एक है इसमें। दक्षता आधारित विभागों में अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, नहीं होगी। प्राप्त की जाने वाली सक्षमताओं की सूची तैयार करना, दक्षताओं को कठिनाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, अधिगम की पूर्व इच्छाओं की पहचान करना और उसे शिक्षण अधिगम का एक भाग बनाना, निर्धारित समय सीमा कोर्स कवरेज को सुनिश्चित करना। दक्षता आधारित विभागों में अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी, किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो
दक्षता आधारित उपागम अपनाने किसकी आवश्यकता नहीं होगी। अधिगम की पूर्वापेक्षाओं की पहचान करना और उसे शिक्षण अधिगम का एक भाग बनाना। दक्षता आधारित उपागम, अधिगम की पूर्वापेक्षाओं की पहचान करना, उसे शिक्षण अधिगम का एक, चल यही करते हैं। 4 किया है भाई, निर्धारित समय कोर्स कवरेज को है। दक्षता आधारित उपागम अपनाने की किसकी आवश्यकता नहीं होगी, नहीं होगी। अधिगम की पूर्वापेक्षाओं की पहचान करना, उसे शिक्षण अधिगम का एक भाग बनाना, ये तो सही है भैया, मरेगा। दक्षताओं की कठिनाई के क्रम में व्यवस्थित करना, प्राप्त की जाने वाली शिक्षण सूची तैयार करना, निर्धारित समय कोर्स कवरेज को सुनिश्चित करना। 58। 4 ये इस बंदे ने सही किया है क्वेश्चन भाई, तगड़ा क्वेश्चन किया है इसने। 4 दक्षता आधारित उपागम अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी। निर्धारित समय सीमा में कोर्स कवरेज को सुनिश्चित करना, प्राप्त की जाने वाली सक्षमताओं की सूची तैयार करना, दक्षताओं को कठिनाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, अधिगम की पूर्वापेक्षाओं की पहचान करना, उसे शिक्षण अधिगम का एक भाग बनाना। निम्नलिखित में क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है, अनुभवात्मक अधिगम का। तो फिर यह वास्तविक अधिगम अनुभवों पर बल देता है, यह केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह काम करता है। फिर यह एक विद्यार्थी नेतृत्व वाला व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत विधि है, यह एक भावी करियर के रूप में अधिक कम संबंधी कार्यों को चुनने का अवसर देता है। अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है, यह वास्तविक अधिगम अनुभवों पर बल देता है ना। चल ठीक है, यह केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह काम करता है, केवल प्रयोग आधारित, प्रबल पक्ष नहीं है। यह एक विद्यार्थी नेतृत्व वाला तथा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत विधि है, विद्यार्थी नेतृत्व वाला। अनुभवात्मक अधिगम के प्रबल पक्ष नहीं है, यह एक विद्यार्थी नेतृत्व वाला तथा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत विधि है, यह एक भावी कैरियर के रूप में अधिगम संबंध के कार्यों को चुनने का अवसर देता है। तीन करते हैं, यह एक विद्यार्थी नेतृत्व वाला तथा व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थी नेतृत्व वाला केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह काम करता है, केवल प्रयोग आधारित विषयों पर। दो करते हैं तो चल 5-9 में 2 है भाई, जीत गए जंग। ठीक, 2 है। क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है, यह केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह काम करता है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही, दोबारा देखिए। अनुभवात्मक, ठीक, यानी कि एक्सपीरियंस, ठीक, एक्सपीरियंटल लर्निंग। तो यह वास्तविक अधिगम अनुभव पर बल देता है, यह केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह काम करता है। ठीक है, यह केवल ये नेगेटिव वर्ड है, विषयों पर ही अच्छी तरह काम करता है ना, तो ये इसने सीमा निर्धारित कर दी इसकी, इस वजह ये तो नहीं होगा। यह वास्तविक अधिगम अनुभव पर बल देता है, यह एक विद्यार्थी नेतृत्व वाला तथा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत विधि है, यह एक भावी करियर के रूप में अधिगम संबंधी कार्यों को चुनने का अवसर देता है। जोरदार, एकदम भैरंट क्वेश्चन है। एक अध्यापक छात्रों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है, एक प्राधिकार संपन्न व्यक्ति बनकर। एक अध्यापक छात्रों के साथ नहीं, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर, नियमों को कड़ाई से लागू करके, विद्यार्थियों को विषय के ज्ञान से प्रभावित करके। एक प्राधिकार संपन्न व्यक्ति बनकर, एक प्राधिकार संपन्न व्यक्ति बनकर, नहीं ये तो नहीं। एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर, नियमों को कड़ाई से लागू करके, घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है। 4 करते हैं भाई। प्राधिकार का मतलब क्या है? बिकम ए अथॉरिटी फिगर, प्लेइंग ए रोल ए गुड, इम्प्लीमेंटिंग रूल सोसाइटी, इम्प्रेसिंग और स्टूडेंट विद ए नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। 4 करते हैं भाई, ये जो है 4 करते हैं। और 60 में सही है, 60 में 4 है। ठीक है, विद्यार्थियों को विषय के ज्ञान से प्रभावित करके,
इम्प्रेसिंग द स्टूडेंट विद इन नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। निम्नलिखित में क्या संरचनावादी उपागम की एक सीमा है? संरचनावादी उपागम की एक सीमा है तो संवेदी संरचनावादी उपागम की, संवेदी आउटपुट पर बल देना, मानकीकृत परीक्षण की उपेक्षा करना, दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित में क्या संरचनावादी उपागम की एक सीमा है? संरचनावादी का मतलब है विच वन द फॉलोइंग ऑफ द लिमिटेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूटिविस्टिक अप्रोच। तो संवेदी आउटपुट पर बल देना, मानकीकृत परीक्षण की उपेक्षा करना। मानकीकृत, उपेक्षा ये नेगेटिव वर्ड होता है ना, अपेक्षा होता है वो। चुनौती को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना, लोकतांत्रिक अधिगम वातावरण उपागम की एक सीमा है तो मानकीकृत परीक्षण की उपेक्षा करना, संवेदी आउटपुट पर बल देना, चुनौती को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना, लोकतांत्रिक अधिगम वातावरण। संरचनावादी उपागम की चल 2 देखते हैं, एक सेट में 2 है, ठीक है। ये घुमा के वो पूछ रहा है कि भाई कौन सा गलत है इसमें से। मानकीकृत परीक्षण की उपेक्षा, ठीक, संरचनावादी उपागम की एक सीमा है, यानी कि संरचनावादी उपागम है उससे संबंधित कौन सा कथन गलत है ना, तो ये गलत है। संवेदी आउटपुट पर बल देना, चुनौती को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना, लोकतांत्रिक अधिगम वातावरण। निम्न में से कौन सा सही है? तो मापन कुछ गुणों की मात्रा बताने की एक प्रक्रिया है। कौन सा सही है? मापन कुछ गुणों की मात्रा बताने की एक प्रक्रिया है। मात्रा, मापन कि भाई ये 80% आई है ना, या फिर 10 में 90% पड़ी है, तो ये मापन ही तो है। या फिर हिंदी में इतने आए हैं, मैथ में इतने आए हैं। मापन गुणात्मक डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। गुणात्मक मापन कुछ ज्ञात उद्देश्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है। मापन मात्रात्मक गुणात्मक दोनों अवलोकनों पर आधारित एक परिदृश्य पर मूल्यांकन निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। मात्रात्मक गुणात्मक नहीं है। कौन सा निम्न में कौन सा सही है? कौन सा सही है? मापन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों अवलोकनों पर आधारित एक परिदृश्य पर मूल्यांकन निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। ये कुछ बोले नहीं पड़ी। मापन मात्रात्मक, जब मापन गुणात्मक कैसे होगा भाई? मापन का शॉर्ट रूप होता है मापन का। तो कौन सा सही है? मापन कुछ ज्ञात उद्देश्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। चल 4 ही करते हैं ना। 62 मैं कह रहा हूँ ना गलत है, गलत तो गलत ही है। 62 में एक है भाई, जरूर नहीं है कि हर जो बड़ा क्वेश्चन है वो सही हो, ये नहीं है। मापन कुछ गुणों की मात्रा है ना, ये सही आएगा। मापन मात्रा बताने की प्रक्रिया है, सही है ये। के द्वारा अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता का पता चलता है। ऐसे में तुलनाओं और व्याख्याओं के लिए उनके क्षेत्र, यथासंभव दक्षताओं को कवर करने के लिए उनके क्षेत्र, विद्यार्थियों की अच्छी आदतें विकसित करने हेतु अभिप्रेरित करने संबंधी अधिगम अभ्यास के रूप में उनके गुण दोष। परीक्षण की विशेषता का पता चलता है। विद्यार्थियों में अच्छी आदतें विकसित करने हेतु अभिप्रेरित करने संबंधी अधिगम अभ्यास के रूप में 3 ही करते हैं। 2 किया है। यथासंभव दक्षताओं को कवर करने के लिए अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण विशेषता का पता चलता है। 3 करते हैं अपन तो, है ना। देखते हैं, सही है 63 में 3। विद्यार्थियों में अच्छी आदतें विकसित करने हेतु अभिप्रेरित करने संबंधी अधिगम और अभ्यास के रूप में उनके गुण दोष। फिर निम्नलिखित में क्या समूह अधिगम की एक विशेषता नहीं है? बौद्धिक चिंतन के माध्यम से अधिक और विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, विशेषता नहीं है। क्या समूह अधिगम की बौद्धिक चिंतन के माध्यम से गलतियों की पहचान की जा रही है और उन्हें आसानी से सुधारा जा रहा है। ज्ञान और अनुक्रम को साझा करना आसान है। विद्यार्थी अपनी गति से दिया गया कार्य असाइनमेंट करते हैं। समूह अधिगम की एक विशेषता नहीं है। अपनी गति से ये करते हैं। 64 में 4 सही है भाई। समूह होता है तो उसमें सब
भाई कोई कितनी स्पीड से लिख रहा है तो उसका प्रभाव तो पड़ता है ना अगले बच्चे पे। बौद्धिक चिंतन के माध्यम से अधिक और विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। गलतियों की पहचान की जा रही है, उन्हें आसानी से सुधारा जा रहा है। ज्ञान और अनुभवों को साझा करना आसान है। फिर इकाई योजना तैयार करने की प्रक्रिया में निम्न कौन सा कदम शामिल नहीं है? इकाई मॉरिसन इकाई योजना तैयार करने की प्रक्रिया में निम्न कौन सा कदम शामिल नहीं है? विहित पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त इकाइयों और उप इकाइयों का निर्माण, इकाइयों से संबंधित उद्देश्यों का प्रतिपादन, अध्यापक के लिए निर्धारित TLM की सूची तैयार करना। ये जो कुछ समझ में नहीं आ रही बात, दोबारा से लेते हैं, आंसर देख लेते हैं इसमें ना। जो 65 है उसमें 65 में 3 है। 65 में 3 का मतलब ये है, इकाई योजना तैयार करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा एक कदम शामिल नहीं है? विहित पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त इकाइयों और उप इकाइयों का निर्माण, इकाइयों से संबंधित उद्देश्यों का प्रतिपादन, आकलन की विधियों का निर्धारण। ये कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। आंसर तो ये है 16 PF किसकी है? केटल की है। इकाई योजना तैयार करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल नहीं है? तो ये नहीं है। विहित पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त इकाइयों और उप इकाइयों का निर्माण, उप इकाइयों, इकाई से संबंधित उद्देश्यों का प्रतिपादन, आकलन की विधियों का निर्धारण। 3 है भाई इसमें। 65 में बंदे ने शानदार क्वेश्चन किया है। ठीक, अध्यापक के लिए TLM की सूची तैयार करना। फिर निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? अधिगम प्रक्रिया की, जब अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, ये तो सही है। अधिगम व्यक्ति को वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करने का परिणाम है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम अनिवार्यतः एक औपचारिक प्रक्रिया है। एक विशेषता नहीं है। औपचारिक या अनौपचारिक, ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। जब अधिगम हमेशा सतत क्यों है? सतत प्रक्रिया भाई, जैसे कि आप ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी तो आपको याद रहेगा। अगर आप क्वेश्चन पढ़ना बंद कर देंगे तो फिर वो अधिगम कैसे होगा? नहीं होगा। तो क्या ये कर दें क्या? तो अधिगम व्यक्ति को वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करने का परिणाम है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया। अधिगम अनिवार्यतः एक औपचारिक प्रक्रिया है। क्या ये करें क्या इसमें? या फिर अधिगम अनिवार्यतः एक औपचारिक प्रक्रिया? देखते हैं भाई। 66 में 4 ही है यार। अधिगम अनिवार्यतः एक औपचारिक प्रक्रिया है, नहीं है, यही गलत है इसमें। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्ति को वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करने का परिणाम। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम अनिवार्यतः एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है भाई। निम्नलिखित में क्या एक संप्राप्ति परीक्षण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक संप्राप्ति परीक्षण का कार्य नहीं है? तो संप्राप्ति का मतलब क्या से माना जाएगा यहाँ? विच वन इज ए नॉट ए फंक्शन ऑफ ए अचीवमेंट टेस्ट की बात है। निम्न में क्या एक संप्राप्ति परीक्षण का कार्य नहीं है? यानी अचीवमेंट टेस्ट। यह जाना कि छात्र ने किस सीमा तक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान अर्जन के संबंध में छात्रों के बीच संप्राप्ति की तुलना करना। अधिगम कठिनाई का निदान करना। भावी सफलता स्तरों की भविष्यवाणी करना। यह जानना, ठीक है, यह जानना कि छात्र ने किस सीमा तक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान अर्जन के संबंध में छात्रों के बीच संप्राप्ति की तुलना करना। अधिगम कठिनाइयों का निदान करना। भावी सफलता स्तरों की भविष्यवाणी करना। अचीवमेंट टेस्ट का कार्य नहीं है। यह जानना कि छात्र ने किस सीमा तक किस विषय का ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान अर्जन के समय छात्रों के बीच संप्राप्ति की तुलना करना। ज्ञान अर्जन के समय संप्राप्ति अचीवमेंट टेस्ट की तुलना करना। अधिगम कठिनाइयों का निदान करना। संप्राप्ति परीक्षण का कार्य नहीं है। भावी सफलता स्तरों की भविष्यवाणी करना। क्या ही कर रहे हैं अब इसमें? ज्ञान अर्जन के संबंध में छात्रों के बीच संप्राप्ति की तुलना। तो अधिगम कठिनाई का निदान, ये तो सही है। भावी, ये भी सही है। यह जानी छात्र के में, ये भी सही है। तुलना नहीं करवा सकते भाई, है ना, बच्चों में ये 2 करते हैं दिखाने। 67 में गलत है भाई, 4 है। ठीक है, बाकी तीनों सही है। बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? बहुकक्षीय। अधिकांश स्थिति औपचारिक होती है। अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक है। बच्चों में सहयोग कम। कथन सही है। अनुभवों की विविधता असीमित है।
कौन सा कथन सही है? तो फिर अनुभवों की विविधता असीमित है बहुकक्षीय शिक्षण में। बच्चों में सहयोग कम होता है। अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक है। चल 2 कर देते हैं दिखाना। 2 मानता है कि ये 68 में 4 है यार। अनुभवों की विविधता असीमित है। बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में कौन से कथन सही है? अनुभवों की विविधता असीमित है। कौन सा कथन सही है? अनुभवों की विविधता असीमित है। असीमित है। अनुभवों की विविधता असीमित है। अच्छा, बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? अनुभवों की विविधता असीमित है। असीमित है भाई। जैसे कि ये क्लास है, ठीक, जैसे कि 8-10 क्लास है। शिक्षण स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? अनुभवों की विविधता असीमित है। तो फिर ये सही तो है 68 में। 68 में 4। तो अपन ने क्या किया था भाई? बच्चों में सहयोग कम होता है, कथन सही है। नहीं, गलत है। सहयोग ज़्यादा होता है। अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक है। आवश्यक नहीं है भाई, ये किया था अपन ने ना। आवश्यक नहीं है अध्यापक कोई ज़रूरत नहीं है। अध्यापक की स्थिति औपचारिक होती है। ये है इसमें आंसर 4। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर ही देख लेते हैं। 69 में 2 है। कथन सही नहीं है, ये सही नहीं है। सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को अपने अधिगम को मजबूत बनाने में सहायता करता है। सहपाठी आकलन के माध्यम से विद्यार्थी रचनात्मक फीडबैक देना और प्राप्त करना सीख लेते हैं। सहपाठी आकलन के माध्यम से विद्यार्थी संकल्पनाओं और कौशलों का स्पष्टता अभ्यास करते हैं। क्या करें इसमें? 2 है इसमें। 6-9। सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को अपने अधिगम को मजबूत बनाने में सहायता करता है। ठीक है। सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को सह संज्ञान मेगा कॉग्निटिव में कौशल विकसित करने में सहायता करता है। सहपाठी आकलन के माध्यम विद्यार्थी रचनात्मक फीडबैक देना और प्राप्त करना सीख लेते हैं। सहपाठी आकलन के माध्यम विद्यार्थी संकल्पना और कौशलों को स्पष्टता अभ्यास करते हैं। 2 है भाई इसमें आंसर। 6-9। कक्षा में समीक्षा प्रश्न पूछते समय निम्न में क्या उत्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है? क्या उत्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है? स्पष्ट उद्देश्य, दोहरी नकारात्मकता प्रयोग, सही उत्तर के साथ प्रश्न, संदर्भ के लिए किसी पूर्व सामग्री का न होना। कक्षा में डीजे और चल रहा है भाई, कॉपीराइट आ जाएगा है ना। कक्षा में समस्या प्रश्न पूछते समय में क्या प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है? तो 70 में 2 है। ठीक है। दोहरी नकारात्मकता का प्रयोग। समस्या प्रश्न पूछने में क्या उत्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाले? दोहरी नकारात्मकता का प्रयोग। जब स्पष्ट उद्देश्य, सही उत्तर के साथ प्रश्न, संदर्भ के लिए पूर्व सामग्री का न होना। तो चलिए मिलते हैं ना कोई और वीडियो में। यहाँ से फिर दूसरे वीडियो में करेंगे। चलो, समावेशी है तो दिव्यांगजन शिक्षा है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।